हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज की हम बात करें तो आज मैं जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंतर्गत मैं इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कीट पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ा रहा था। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण के प्रमुख कारक, यानी कीट पारिस्थितिकी में पर्यावरण के प्रमुख कौन कौन से कारक हैं, यानी इंसेक्ट इकोलॉजी में फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात आज हम आपसे करेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के प्रमुख कारक। तो यहाँ पर हम इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कीटों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण में कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल पर, इंसेक्ट बिहेवियर पर, इन कीटों के रहन सहन पर, इसके बारे में हम जो है वो आज प्रमुख रूप से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन से पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं जो कहीं ना कहीं रूप से प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो पर्यावरण में अनेक घटक होते हैं जो जीवों के साथ तथा आपस में एक दूसरे के साथ घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अध्ययन की सुविधा एवं सहजता के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इंसेक्ट का प्रमुख रूप से पर्यावरण के क्या कारक हैं। पर्यावरण के साथ प्रत्येक जीव जो है वो जुड़ा होता है, चाहे वो कीट हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे अदर कोई हो। जितने भी जीव होते हैं वो प्रत्येक रूप से जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से क्या होता है, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो चाहे वो कोई पौधा ही क्यों ना हो, वो भी एक प्रकार से पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर होता है। उसके जो प्रमुख कारक हैं उसी के अनुसार जो है उसका रहन सहन, उसी के अनुसार उसका बनावट, उसी अनुसार उसकी वृद्धि एवं विकास जो है वो होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कीटों का, ठीक है, कीटों का क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के कारक के, ठीक है। तो कीटों पर कई प्रकार के पर्यावरण जो कारक होते हैं, जैसे आपके जैविक और अजैविक कारक होते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके अंतर्गत हम अध्ययन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक जीव के जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो पर्यावरण के साथ ही घटक होती हैं। जैसे उनका रहन सहन, ठीक है, उनकी जो भी दिनचर्या होती है और उनका जो है वो हैबिटेट जो भी होता है, वो सभी पर्यावरण के साथ जो है बिल्कुल जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं से अंतः क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत उनकी होती रहती हैं। तो हम जब बात करें, कॉमन रूप से हम बात करें कि पर्यावरण के प्रमुख दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं अजैविक या भौतिक कारक, एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर, और दूसरे जो होते हैं वो जैविक या कार्बनिक कारक, जिसे हम बायोटिक और ऑर्गेनिक फैक्टर कहते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं। इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहले अजैविक या भौतिक कारक, दूसरा क्या होता है जैविक या कार्बनिक कारक, जिसे हम क्या कहते हैं एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर, और दूसरा क्या होता है बायोटिक और ऑर्गेनिक फैक्टर। तो पहले हम अजैविक कारक की बात करेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख क्या है, अजैविक कारक कौन से हैं। अजैविक का मतलब क्या हो गया कि बायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत, यानी कि अजैविक कारक या भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपके तापक्रम आता है, तापक्रम या टेम्परेचर, दूसरा आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और तीसरा प्रकाश लाइट, और चौथा वायु या एयर, और पांचवा जल या वाटर, और छठवां कारक मृदा संबंधी कारक होते हैं, यानी सॉइल के फैक्टर जो होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम प्रमुख रूप से जो है इसमें स्टडी जो है वो करेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण के इन्वायरमेंट के जो अजैविक कारक होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक यानी अजैविक, अजैविक या फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे भौतिक कारक भी कहते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत प्रमुख रूप से जैसे तापक्रम यानी टेम्परेचर, दूसरा आर्द्रता, और तीसरा प्रकाश, और चौथा जो है वो वायु या एयर, पांचवा जल, और अंतिम का है वो जो है
मृदा संबंधी कारक या सॉइल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी फैक्टर दिए गए हैं ये सारे अजैविक कारक के रूप में आते हैं। अब बात करेंगे इन कारकों का, ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट इकोलॉजी, तो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो पर्यावरण के जो अजैविक कारक हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका कीटों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल पर, कीटों के जीवन चक्र पर। ठीक है, तापक्रम। ठीक है, तो तापक्रम काफी महत्वपूर्ण कारक होता है कीटों के लाइफ साइकिल पे। ठीक है, तापक्रम जो होता है यानी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर यानी तापक्रम जो है वो काफी महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का, काफी महत्वपूर्ण प्रमुख घटक होता है पर्यावरण का। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तापमान, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कीटों के लाइफ साइकिल का इसका जो है वो प्रभाव होता है। तापक्रम के कम होने या तापक्रम के अधिक होने पर कीटों का जो हैबिटेट होता है, कीटों का रहन सहन होता है, वो प्रभावित हो जाता है। हम बात करेंगे कॉमन बात करेंगे, आप अपने ऊपर भी देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स पर देख लीजिए कि जैसे तापमान कम होता है या अधिक होता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हमारी दिनचर्या क्या होती है, बदल जाती है। हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारा खान पान बदल जाता है। तो हमारे लिए प्रत्येक जो है वो प्रत्येक स्टेप का हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव जो है वो पड़ता है। गर्मी के दिनों में हम देखिए बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है, ठंडी के दिनों में हम कम बीमार पड़ते हैं अधिकतर देखा जाए। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ साइकिल को ये तापमान प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो तापमान होता है वो कीटों के जीवन पे भी प्रभावित करता है। जैसे कि कीटों का रहन सहन बदल जाएगा, उनका खान पान बदल जाएगा, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो उनका जीवन चक्र होता है, अंडे से एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, ठीक है, प्रत्येक जो उनका जीवन चक्र होता है वो भी बदल जाता है, उसके समय में भी परिवर्तन जो है वो आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से उनका जो उनकी तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कार्य करने की गति जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, ठंडी के दिनों में उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्योंकि ठंडी कारण उनका जो रक्त होता है वो जम जाता है, जिससे उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और गर्मी के दिनों में उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी फसलों को ज़्यादा प्रभावित जो है वो करते हैं। तो आइए तापमान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण के कारकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कारक है वो क्या है, तापमान है, और कीटों को दो प्रकार से प्रभावित करता है। तो किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह जो है वो सीधे उनके विकास तथा जीवन यानी सर्वाइवल से संबंधित होता है, और परोक्ष पर से भोजन, आर्द्रता, वर्षा, वायुमंडलीय दाब को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि तापक्रम प्रमुख रूप से दो रूप से कीटों को प्रभावित करता है। पहला जो है उनके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तापक्रम के द्वारा कीटों का जो जीवन चक्र होता है उसका समय में परिवर्तन हो जाता है, उनकी वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। अधिक तापमान पर उनकी वृद्धि भी प्रभावित होती है, और कम तापमान पर भी उनकी वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है। एक ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर प्रत्येक इंसेक्ट के लिए आवश्यक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा कि हम जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे, इनडायरेक्टली रूप से देखेंगे, तो जो भी अदर फैक्टर्स हैं, जो एबायोटिक के अदर फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट, ठीक है, लाइट, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, तो अदर जो एबायोटिक फैक्टर है जैसे प्रकाश, आर्द्रता, ठीक है, नमी, मिट्टी संबंधी कारक, जल, तो तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं तापक्रम के द्वारा ही प्रभावित होती हैं। तो तापक्रम इतना महत्वपूर्ण कारक होता है कि जो अन्य अभौतिक कारक होते हैं यानी अन्य अजैविक कारक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अगली बात करेंगे
जो कीट होता है वो असमतापी होता है, ठीक है, पॉकिलोथेर्मिक होता है। पॉकिलोथेर्मिक का मतलब क्या होता है कि कीट जो है वो प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक प्लांट के अंदर, प्रत्येक जीव जंतु के अंदर जो है वो मनुष्य के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने रक्त को जो है वो, अपने रक्त के तापमान को जो है वो नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन कीट ऐसा जीव होता है वो अपने टेम्परेचर को नियंत्रित करने की क्षमता उसकी नहीं होती है, ठीक है। तो उनके शरीर के अंदर तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम मनुष्य ही हैं, हम मानव हैं, तो हमारे अंदर बाहरी तापमान से अपने अंदर के तापमान को बनाए रखने की क्षमता होती है, जब तक कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर में हम ना रह पाए बहुत अधिक समय तक। एक निश्चित समय होता है, जैसे मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा कोल्ड में है, बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, लेकिन हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर में क्षमता होगी कि अपने शरीर के तापमान को 37 डिग्री तक जो है वो बनाने का पूरा प्रयास करेगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन एक क्षमता होती है हमारे शरीर में कि हम जो लो टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो एक ऑप्टिमम जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना हमारे अंदर मेंटेन करने की क्षमता होती है, ठीक है। जब तक कि हम उसको जो है वो बहुत देर तक, अगर बहुत अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर तक उसमें हम रह लेते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर में वो तापक्रम में परिवर्तन करने की क्षमता जो है वो होती है। लेकिन कीटों में क्या होता है, कीटों में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। वो जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी के अनुसार जो उतना ही तापमान उनके बॉडी का भी रहता है, ठीक है। उनके अंदर कोई तापमान को चेंज करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तापमान के बढ़ने या घटने का डायरेक्ट रूप से प्रभाव इंसेक्ट के बॉडी पर पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके अंदर तापमान को परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसे कीट असमतापी या पॉकिलियोथेर्मिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके अंदर तापमान करने की क्षमता नहीं होती है, जिससे वातावरण के तापमान के अनुसार ही उनको जीवित जो है वो रहना पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट जाता है तो फिर उनकी नष्ट हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी वो शीघ्र जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उनके शरीर का तापक्रम उनके चारों ओर के वातावरण के तापक्रम के समान रहता है तथा वातावरण के तापक्रम के साथ घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जैसा कहने का मतलब है कि कीटों के अंदर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, जैसा बाहरी तापमान होता है वैसा ही उनके शरीर के अंदर का भी तापक्रम होता है, और उसी के अनुसार तापमान इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अनुसार ही उनके शरीर का तापक्रम जो है वो घटता एवं बढ़ता रहता है। अगर ठंडी अधिक पड़ गई तो उनके अंदर भी ठंडी अधिक हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी, और अगर गर्मी अधिक है तो उनके अंदर का भी तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा और उनकी शीघ्र जो है वो मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो तापक्रम का प्रभाव जो है वो पड़ता है, और प्रायः प्रत्येक कीट जात के लिए एक निश्चित तापक्रम सीमा होती है जिसके अंतर्गत वे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक कीट के लिए एक निश्चित जो है वो, प्रत्येक कीट या उसकी जात के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है जिसके बढ़ने या घटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखते हो कि ठंडी के दिनों में बहुत कम मच्छर हो जाते हैं, या जब खूब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, लू चलती है, तो उस समय भी मच्छर की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है। और जब मीडियम टेम्परेचर होता है, लगभग 13 से लेकर के 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, 15 डिग्री से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे तो जो तापमान होता है उससे मच्छर क्या होता है, खूब उत्पन्न होते हैं, खूब पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से कम हो जाता है या 30 डिग्री से अधिक हो जाता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है, तो मच्छर बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, कीट पतंगे चाहे जो भी हों नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कीटों को पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही कीट जो है वो जीवित रहते हैं, और उससे कम या अधिक होने पर उनका जो ब्लड होता है, कम होने पर उनका ब्लड जो है वो जम जाता है, और अधिक होने पर भी उनके लिए जो इनकी श्वसन गति जो है बढ़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कम या तापमान पर या अधिक तापमान पर उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है।
कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे स्नो बीटल हो गया और तमाम इसे जो ग्रब्स हो गए, ठीक है, गिडार जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी अधिक टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं। और स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं, भंडारण में लगने वाले कीट, वो भी जो है वो काफ़ी दिनों तक हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और बहुत लो टेम्परेचर पे भी कुछ कीट जो है वो रह सकते हैं। तो उनका शरीर, प्रत्येक जीव को जो है वो, उनका शरीर जो है वो, उसके तापमान का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। लो टेम्परेचर पे उनका जो ब्लड होता है, जिसको हम हीमोसिल कहते हैं, वो जमने लगता है, ठीक है। और जमने के पश्चात क्या होता है, उनका क्रियाशीलता उनकी कम हो जाती है और उनकी शारीरिक जो है गति जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग कीटों का के जीवन पे तापमान का प्रभाव पड़ता होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करेंगे, दूसरा जो फैक्टर है वो है लाइट, यानी प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है इंसेक्ट के जीवन पर। कुछ कीट के अंदर एक आप देखे होंगे, एक जो है कीट क्या होते हैं, प्रकाश प्रपंची होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश प्रपंची होते हैं, लाइट अट्रैक्टेंट होते हैं। कीट के अंदर जो है वो एक प्रकार से प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां पाई जाती हैं, लाइट अट्रैक्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके द्वारा कीट क्या होता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। रात्र के दिनों में देखिए, आप बल्ब जला दीजिए तो कीट क्या होगा कि पूरे बल्ब की तरफ जो है बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में पूरी तरह छा जाएंगे एकदम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीट प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रकाश प्रपंची ग्रंथियों के कारण, ठीक है। तो ये जो है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंगल में प्रकाश कीटों को संभावित खतरे से, तो इस तरह से प्रकाश प्रपंची ग्रंथियों के कारण जो है वो कीट लाइट के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्टेंट होते हैं और फिर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इसके बाद बात करेंगे कि कुछ कीट ऐसे भी होते हैं और कीट ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति यानी दिन के समय में फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और रात्र के समय में बिल्कुल ही फसल को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइटिंग एंड शेविंग टाइम से ग्रास हॉपर हो गया, लीफ हॉपर्स हो गए और आपके माइट्स हो गए, थ्रिप्स हो गए और आपके वाइट फ्लाई हो गई, ये प्रमुख रूप से फसल को दिन में प्रभावित करते हैं। और कुछ ऐसे कटवर्म होते हैं, जैसे कटुआ कीट, ग्राम कटवर्म हो गया, ग्रब्स हो गए, बीटल्स हो गई, तो वो रात्रि में जो है वो प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ कीट दिन में ज़्यादा प्रभावित करते हैं यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में रात्रि में जो है फसल को ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनका इफेक्ट होता है। और कुछ जो है वो अधिक प्रकाश के संपर्क में आने पर जो है वो, मतलब अधिक प्रकाश जब होता है, गर्मी के दिनों में जब प्रकाश तेज होता है, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, तो प्रकाश के संपर्क में आने पर कीटों की मृत्यु हो जाती है। और जो है वो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अत्यधिक जो है वो रात्रि के समय जो है वो रात्रि में एक्टिविटी उनकी बिल्कुल कम हो जाती है, तो रात्रि की कमी, प्रकाश की कमी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश का उनके जीवन पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो पड़ता है, ठीक है। प्रकाश के द्वारा ही जो भी कीट की एक्टिविटी होती हैं, जैसे माइग्रेशन की, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो माइग्रेट करने की, अपना आवास बनाने की, ठीक है, और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती हैं फसल के अंदर, उसको प्रमुख रूप से प्रकाश की उपस्थिति में वो जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एयर की। एक चीज़ है क्या, प्रकाश प्रदूषण की वजह से कीटों के प्रणय, प्रसंग, भोजन की तलाश और नेविगेशन में बाधा आती है। प्रकाश प्रदूषण के, ठीक है। तो तमाम प्रकार से जैसे समुचित प्रकाश ना मिलने पे, अगर प्रकाश सही रूप से नहीं मिल पाता कीटों को, तो वो तमाम प्रकार की से माइग्रेशन की समस्या आती है, अपने भोजन को खोजने में समस्या आती है, ठीक है। और तमाम प्रकार की उनकी लाइफ हैबिचुअल में, उनकी हैबिटेट्स में उसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसके बाद वायु की बात करेंगे, तो वायु भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो कीटों के जीवन पे लगता है। जैसे हवा की गति जैसे
तेज होती है। जब हवा की गति लगभग 120-150 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जब हवाएं तेज गति से जो है वो तेजी से पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर बहती है, तो उनका जो कीटों का माइग्रेशन होता है वो बहुत तेजी से होता है। जैसे आप सुने होंगे लोकस्ट, ठीक है, लोकस्ट जब बरसात फर्स्ट रेनफॉल होती है उसमें एग लेइंग करती है, तो उसके जो निम्फ होते हैं, जब प्रकाश की गति जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर होती है, तो हल्के जो छोटे निम्फ होते हैं वो प्रकाश के साथ उड़ करके मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा कई किलोमीटर तक जो है छोटे इंसेक्ट उड़ करके चले जाते हैं और उस नए स्थान पे फसल को प्रभावित जो है वो करने लगते हैं। तो प्रकाश का भी काफ़ी जो है वो प्रभाव पड़ता है और उनकी संख्या को भी कम कर देता है। जैसे अत्यधिक प्रकाश से कई इंसेक्ट इधर उधर उड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, फसल पे उतना ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं हो पाता है। तो विंड की स्पीड से भी इंसेक्ट की संख्या जो है वो नियंत्रित हो जाती है। और कीटों पर हवा की गति, हवा के आने का कोण, पवन अवरोध का प्रभाव पड़ता है। पवन अवरोध की वजह से कीट असुरक्षित जगहों से तुलना में पवन अवरोध के पवन पूर्व दिशा में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि हवा की गति, हवा का क्या एंगल है, किस एंगल से हवा बह रही है, और इसका जो विंड बैरियर्स है, वो तमाम चीज़ें जो है वो इंसेक्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है। इंसेक्ट क्या जो है वो जीवन को प्रभावित कर देती है। इंसेक्ट माइग्रेट हो जाते हैं एक दूसरे स्थान पे और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या भी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका भी प्रभाव जो है वो काफ़ी इंसेक्ट के जीवन पे पड़ता है। ये भी पूरी, और कीट वायु नलिका या ट्रैकिया के जरिए सांस लेते हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा छिद्रों में जैसे ट्रैकियल ट्रंट में प्रवेश करती है और फिर ट्रैक्यूल्स में बढ़ जाती है और कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, तो हवा एक काफ़ी जीवनदायिनी हवा कही जाती है। हवा को क्या कहते हैं, जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर जो है वो, हमारी जो श्वसन क्रिया होती है उसमें हम ऑक्सीजन को जो है वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन क्रिया को करने के लिए हवा एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो जो इंसेक्ट में श्वसन अंग होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैक्यूल्स कहते हैं। इन अंगों में हवा भरती है और पूरे शरीर में हवा का प्रवाह जो है वो होता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि रक्त के परिवहन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हवा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीट जो है वो हवा के द्वारा जीवित रहते हैं। अगर हवा की कमी हो जाए तो उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसेक्ट के जीवन पे। और वायु प्रदूषण की वजह से कीटों का भोजन साथी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन जैसी गैसें वायु प्रदूषण कर कणी तंत्र के लिए प्रभावित होती हैं। आज देखिए वर्तमान समय में क्या है कि हवा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, हवा में कई प्रकार की विषाक्त गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आज जो है वो मिल जा रही हैं, जिससे क्या है हवा दूषित हो जा रही है। और जो प्रदूषित हवा है वो भी कीटों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। प्रदूषित हवा की सांस लेने से कई सारे कीटों की मृत्यु हो जाती है और उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रदूषित हवा जो है वो कीटों की संख्या को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, जो हमारे कई प्रकार के लाभदायक कीट भी हैं, जैसे हनी बी, मधुमक्खी की बात कर लें, कई सारे प्रेडिएटर्स, कई सारे पैरासाइट्स, उनकी भी वो भी प्रदूषण कारण जो है वो कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या भी नियंत्रित कम होती जा रही है। तो हमारे कई प्रकार के हमारे लिए लाभदायक कीट भी जो है वो उनकी मृत्यु होती जा रही है। तो हवा के कारण भी कीटों की संख्या जो है वो नियंत्रित हो जाती है। हवा जो वायु प्रदूषण होता है उससे उनके जो है वो उनके शरीर में संदूषण विषाक्त पदार्थ पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो हवा का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल पे। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे मिट्टी, तो सॉइल। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट हमारे होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं। जैसे मोल क्रिकेट की बात करें, ठीक है, मोल क्रिकेट्स हो गए, तमाम प्रकार के सूक्ष्म इंसेक्ट हो गए। ठीक है, वो प्रमुख रूप से मिट्टी के अंदर रहते हैं।
ठीक है। तो मिट्टी को कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिशियल कुछ से, तो मिट्टी को कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से गुड़ाई करके मिट्टी में होल बना करके मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में हवा का आवागमन बना रहता है, ठीक है। तो मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं। और मृदा में ही, मिट्टी में ही जो है कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे एग लेइंग करते हैं, जैसे आपके ग्रासहॉपर, ठीक है। लोकस्ट हो गया, लोकस्ट जो है वो दलदली जगह पे, जहाँ पर मिट्टी, जो नदी का तलछटी क्षेत्र होता है, जहाँ पर दलदली मिट्टी होती है, वहाँ पर अपने ओविपोजिटर को जो है घुसेड़ करके वहाँ पर अंडे देती है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर वो अपने एग लेइंग करते हैं। कुछ कीट मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर अपना आवास बनाते हैं। तो मृदा का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उनके जीवन पर, ठीक है। मिट्टी एक प्रकार से उन्हें संरक्षण प्रदान करती है कीटों के रहने के लिए। जैसे टर्माइट की बात करें तो टर्माइट जो है वो मिट्टियों के अंदर अपनी कॉलोनी बनाता है, और वो जो है वो कई कॉलोनी बनाता है और उस पर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये भी है। जैसे तो इस प्रकार से मिट्टी का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उनके वृद्धि एवं विकास पर, और उनके हैबिटेट पर, और उनके जो है वो संतति को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कीटों की वजह से परिस्थितियों में वैश्विक बदलाव के प्रति, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बताई। और तमाम प्रकार के बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो मिट्टी की जो है वो संरचना को, कार्य और सेवाओं में बदलाव कर देते हैं। इसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करें, आर्द्रता, तो आर्द्रता भी एक प्रमुख कारक होता है कि जब हवा शुष्क होती है या कीटों के शरीर से पानी काफ़ी मात्रा में वाष्पित हो जाता है तो कम वाष्पीकरण वाले इलाकों में चले जाते हैं, ठीक है। तो जब आर्द्रता का मतलब होता है जब पर्यावरण में, वातावरण में जब वातावरण इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो कीटों में भी उनका प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता जब बढ़ जाती है या घट जाती है, ठीक है, दोनों का इफेक्ट इंसेक्ट के बॉडी पर पड़ता है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट शुष्क होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट जब शुष्क होता है, ड्राई होता है, उस समय कीटों के शरीर में जो पानी होता है वो सूखने लगता है और पानी की कमी होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इन्वायरमेंट में नमी अधिक होती है बरसात के दिनों में, तो कीटों के शरीर का पानी जो है वो संतुलित रहता है, नष्ट नहीं होता है, तो इसका भी उनके जीवन पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। और पर्यावरणीय जो नमी है में बदलाव के कारण वर्षा भी कीटों की शारीरिक रूप से धुलाई करती है, जिससे उनकी आबादी के चलते फिरने में असर पड़ता है। और कीटों पर पर्यावरण, नमी और वर्षा के प्रभाव का अध्ययन कीटों का प्रबंधन मदद मिलती है, ठीक है। तो ये नमी का भी इफेक्ट होता है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में। हाँ, तो आर्द्रता जो है वो, आर्द्रता कम होने या अधिक होने पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो ह्यूमिडिटी के कारण उनका जो हैबिटेट होता है वो प्रभावित होता है। वो आर्द्रता जो है वो जब बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में आर्द्रता बढ़ जाती है तो उनके कार्य करने की गति जो है वो बढ़ जाती है। और आर्द्रता के कम होने पर, ड्राई इन्वायरमेंट पर, उनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उनकी संख्या पे, उनकी लाइफ साइकिल पे ह्यूमिडिटी का जो है वो प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसके बाद जल की बात करें तो वाटर जो होता है यानी नमी या जल, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल पर। ठीक है, सॉरी। इसके बाद जल का प्रभाव क्या पड़ता है? कीटों पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर पड़ता है। कीट और जलवायु कारक दोनों फसल की पैदावार पर असर डालते हैं, ठीक है। तो जल के कारण यानी वर्षा जब तीव्र रूप से होती है तो कीटों का जो हैबिटेट है वो प्रभावित हो जाता है। कई सारे कीट जो है वो बरसात के तेज बूंदों के साथ जो है बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। और जो इंसेक्ट की कॉलोनियाँ होती हैं, जैसे जो कॉलोनी में रहते हैं, जैसे टर्माइट की बात करें, दीमक हो गई, चींटियाँ हो गई, ये फ्लश हो जाते हैं और दूर दूर तक बह जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो आवास होता है वो भी जो है वो नष्ट हो जाता है। कीटों के अंडे, सूड़ियाँ, ठीक है, एडल्ट प्यूपा, वो सारे जो है वो तेज
बरसात के साथ जो है बह जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिससे कीटों की संख्या जो है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, और नमी की मात्रा जब इन्वायरमेंट में अधिक होती है, प्लांट्स के अंदर अधिक होती है, पौधों के अंदर जब नमी ज़्यादा होती है, पानी अधिक होता है, तो उसको कीट जो है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जब ड्राई होता है, सूखा होता है, उस कंडीशन में पौधे उस फसल को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी वाटर का जो है वो प्रभाव पड़ता है। और इसलिए कीटों के प्रबंधन, पर्याप्त खाद्य उत्पादन के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीटों का जो है वो प्रत्येक फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, और जो ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका भी उनके इफेक्ट जो है वो जीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कई सारे अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक जो है वो जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी, जल, मृदा संबंधी कारक और प्रकाश, ये पूरी तरह से जो है वो कीटों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और इनके लाइफ साइकिल, इनके रहन सहन, इनके जो है इनका जो है वो भोजन आदि को जो है वो ये सारे फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एबायोटिक फैक्टर यानी बायोटिक फैक्टर्स के बारे में जो है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कि कीटों को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।